हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपका बड़ा भाई राजेंद्र प्रसाद सांखला आप सभी का इस ताबड़तोड़ मजेदार शानदार सेशन में स्वागत है। आ जाइए जल्दी से। और आज हम लोग भगत सिंह जी द्वारा लिखा गया ये निबंध जो है, एक लेख और एक पत्र, उसे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। आज तैयार है ना। आज बहुत सारे एमसीक्यूज भी हैं, कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो मैं आप लोगों से पूछूंगा, उसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए। ठीक है ना। रोजाना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। चलो, हम लोगों ने आप लोगों को पता ही होगा, भगत सिंह जी के जीवन परिचय को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था और आप लोगों ने भी, उम्मीद करता हूं कोई डाउट नहीं होगा। और इसका सारांश हम लोगों ने देख लिया था कि यह जो निबंध है, एक लेख और एक पत्र, दो भागों में डिवाइड है, वो हम लोग देख लिया था। है हो ही नहीं सकता। शिबू कह रहा है कि सर आप रहते हुए हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। कभी नहीं हो सकती मेरे दोस्त। हम है ना बाबू मोसाई। जिंदगी है ना, उम्र में चाहे लंबी हो या नहीं हो, पर सफलता में जरूर लंबी होनी चाहिए हमारी। है ना। चलो, मैं कर दूंगा बेटा, चिंता मत करो। आप लोग तो बस पढ़ते रहो मजे में। चलो, तो आज हम लोग इसको पढ़ ले, फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर करेंगे हम लोग। चलो आ जाइए। देखो, ध्यान से समझना, कुछ शब्द ऐसे हैं जो मुझे समझाने पड़ेंगे आप लोगों को। है ना। और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करना। अब बातें मत करो प्लीज, वरना समझ में नहीं आएगा, वरना मैं फिर चैट ऑफ कर दूंगा, फिर कहो सर चैट ऑफ क्यों किया। रौनक, कुछ टेक्निकल इशू अभी है, कुछ क्वेश्चन से मुझे आपसे पूछने हैं, कुछ एमसीक्यूज भी आपको बताने होंगे, आंसर आप पोल भी करेंगे तो बहुत सारा समय लगेगा। ठीक है, जल्दी से आ जाओ बस एक बार आप लोग। हाँ, चलो। मानव किसी भी, देखो हम लोगों ने जहां से छोड़ा था वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, चैप्टर 2 नहीं देखा, चैप्टर लेक्चर 2 नहीं देखा रहती, कोई बात नहीं। अब आ जाइए आप लोग प्लीज। अब बातें मत करो यार। क्या मैं चैट ऑफ कर दूं? वैसे तो बातें करते रहोगे आप लोग, मुझे लग रहा है फिर आज ये चैप्टर पूरा नहीं होगा। हाँ 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 हाँ। हम्म। लेजिस करी पता, चलो मैं चैप्टर ए पर कमेंट ऑफ कर देता हूँ, जिससे आप लोग पढ़ाई में स्टार्ट मन लग जाए, फिर ऑन कर दूंगा। है देखो, मानो किसी भी जब सुखदेव को पत्र लिखते हैं, एक पत्र लिखा जाता है भगत सिंह जी के द्वारा, जब वो कह रहे हैं उसमें बीच में से कि मानव किसी भी कार्य को उचित मानकर ही करता है। मानव हमेशा किसी भी कार्य को सही समझकर ही करता है कि यह उचित होगा, ये कार्य मैं कर लूंगा अच्छे से। जैसे कि हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का कार्य किया था, भगत सिंह जी कह रहे हैं कि सुखदेव हमने ना लेजिस्लेटिव असेंबली बम फेंका, उसके बाद कार्य करने के बाद उसका परिणाम तो हमें भोगना ही पड़ेगा, उसका फल जो होगा, जो परिणाम होगा वो तो भोगना ही पड़ेगा हम लोगों को। बात तो सही है। किसी पर आज अच्छे से पढ़ लेंगे आप लोग तो फल अच्छा मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो उसका फल तो भोगना पड़ेगा ना, कैसा भी हो वो, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो। क्या आपका यह विचार, क्या यह विचार है कि यदि हमने दया के लिए गिड़गिड़ाते हुए दंड से बचने का प्रयत्न किया होता तो हमारा यह कार्य उचित होता? हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका सुखदेव, अब हमने बम फेंक दिया, अब उसका परिणाम चाहे जो हो, उसका फल तो भोगना पड़ेगा ना। अब मान लो हम लोग अंग्रेजों के सामने हाथ जोड़ते, गिड़गिड़ाते, रोते, तो क्या ये सही है? आप बताइए, सही है क्या सुखदेव? नहीं, इसका प्रभाव लोगों पर उल्टा होता। अब हम अपने लक्ष्य से पूर्णतः सफल हुए, लेकिन नहीं, हम गिड़गिड़ाते ना, तो जो युवा लोग, जो लोग स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े थे, उनके ऊपर असर उल्टा पड़ता, फिर वो भी अपने पीछे कदम बढ़ा लेते और फिर हमारा देश आजाद कैसे होगा सुखदेव, कैसे होता? बंदी होने के समय हमारी संस्था के राजनीतिक बंदियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। जैसे ही हम लोग बंदी हुए तो हमारी राजनीतिक संस्था नौजवान भारत सभा के सभी सदस्यों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी, सब घबरा गए थे। हमने उसे सुधारने का प्रयास आरंभ कर दिया, हमने उसे सुधारने का आरंभ भी कर दिया है। मैं आपको पूरी गंभीरता से बताता हूं कि हमें यह विश्वास था कि हम बहुत कम समय के भीतर ही मर जाएंगे, कि हम बहुत ही कम समय में मर जाएंगे, लेकिन शायद हमसे जो हो सकता है वो कार्य हमें करना चाहिए, हमारे अपने देश को स्वतंत्र या आजाद कराने के लिए। हमें उपवास की स्थिति में कृत्रिम रीति से भोजन दिए जाने का न तो ज्ञान ही था और न ही यह विचार सूझता ही था कि हम तो मृत्यु के लिए तैयार हैं। यानी ऐसा नहीं है कृत्रिम रीति से, रीति क्या होता है? कार्य करने का तरीका, यानी किसी प्रकार से हमें भोजन कृत्रिम रीति से भोजन दिया जाए, लेकिन ऐसा तो हमने समझा ही नहीं कभी, ना किसी ने सिखाया हमें, ना ही हमने सीखने की कोशिश कोशिश की, ना ही ऐसा कोई विचार आया। क्योंकि हम तो तैयार थे मृत्यु के लिए, कि हम तो स्वाधीनता आंदोलन में कूदेंगे और देश को स्वतंत्र कराने के अपनी
शहादत लुटा देंगे, अपना तन मन धन सब कुछ लुटा देंगे, ऐसा कह रहे हैं भगत सिंह जी। क्या आपका यह अभिप्राय है? अभिप्राय मतलब तात्पर्य है, मतलब है, अर्थ है कि हम आत्महत्या करना चाहते थे? नहीं, हम आत्महत्या नहीं करना चाहते थे। प्रयत्नशील होना, श्रेष्ठ और उत्कृष्ट आदर्श के लिए जीवन देना कदापि आत्महत्या नहीं कही जा सकती। यानी कि इंसान को मेहनतशील होना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए, श्रेष्ठ बनने की कोशिश करो, उत्कृष्ट आदर्श विचार अपनाइए। मैं हमेशा कहता हूं ना, आदर्श यदि अच्छा हो आपका, उद्देश्य यदि अच्छा हो आपका, उसी के अकॉर्डिंग आप कार्य करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं ना, कभी किसी का बुरा मत करना, ना सोचना और ना कहना। सच बता रहा हूं बेटा, ये 3 और रोजाना पढ़ने, 4 ऐसे आदर्श हैं, ऐसी चीजें हैं जिसने अपना लिया ना बेटा, जिंदगी में कभी असफल नहीं होगा, अपना लक्ष्य आराम से प्राप्त करेगा वो 100%। तो वो आत्महत्या नहीं कही जा सकती। हमारे मित्र श्री यतीन्द्र नाथ दास जी की मृत्यु तो स्पृहनीय है, हम इसे भूल नहीं सकते भाई। क्या आप इसे आत्महत्या कहेंगे? नहीं, क्वेश्चन मार्क है ना। हमारा कष्ट सहन करना फलीभूत हुआ, हम सफल हो गए। समस्त देश में एक विराट और सर्वव्यापी आंदोलन शुरू हो गया और पूरे भारत में एक सर्वव्यापी, यानी पूरे भारत में सभी जगह, सर्वव्यापी मतलब सभी जगह आंदोलन फैल गया है, शुरू हो गया है। हम अपने लक्ष्य में सफल हो गए हैं। इस प्रकार के संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है, और इस प्रकार संघर्ष करते हुए इंसान मर जाता है तो वो एक आदर्श मृत्यु है जिसे लोग याद रखेंगे। इंसान को कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे जैसी चाहे वैसी समस्या हो ना, उसका समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए। अब कोशिश की, फिर आप असफल हो गए तो आप कहोगे कोई बात नहीं यार, कोशिश की। कहते हैं ना शहरों में, भाई छोरो, जब तक छोरा हो छोरी, ठोकर नहीं खाओगे कब तक अक्कल कब आओगी? बछीड़ खाने से तो अक्कल मिलती है, मतलब ठोकर खाने से तो अक्कल मिलती है ना। हम लोग मेहनत ही नहीं करेंगे, हम प्रयत्न ही नहीं करेंगे तो असफलता तो फिर क्या? फिर तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, हमारी आदत हो गई है सफल होना। तो नहीं बेटा, प्रयत्न करो, उसके बाद असफलता मिल जाती है तो डरना मत, क्योंकि आप किसी और श्रेष्ठ कार्य को प्राप्त करने के अग्रसर हो चुके हैं। कोई अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है, ध्यान रखना। इसके अतिरिक्त हम ये इसे इसके अतिरिक्त यानी इसके अलावा हम में से जिन लोगों को यह विश्वास है कि उनको मृत्युदंड दिया जाएगा, जिन लोगों को विश्वास है कि हमें मृत्युदंड दिया जाएगा, उनको धैर्यपूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए और धैर्य रख करके थोड़ा शांत वातावरण, मतलब कहते हैं ना कि किसी इंसान कोई भी कार्य करे, एक तो डायरेक्शन सही होना चाहिए, एक इन्वायरमेंट सही होना चाहिए। तो वही बात है कि धैर्य रखो, प्रतीक्षा करो, कोई बात नहीं, मृत्युदंड दिया गया है तो क्या दिक्कत है, अस्ते अस्ते झूल जाओ। जब यह सजा सुनाई जाएगी और उसके बाद उन्हें फांसी दी जाएगी, यह मृत्यु भी सुंदर होगी, परंतु आत्महत्या करना केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है। भाई देखो, फांसी मिल रही है, आपने अच्छा कार्य किया है, कोशिश की है, उसके बदले आपको फांसी मिली तो लोगों को उससे मनोबल बढ़ेगा। और यदि आपने कुछ समस्याओं को समाप्त करने के लिए आत्महत्या कर ली, और समस्याएं तो आपकी इस पृथ्वी पर ही तो समस्या समाप्त हुई है, ऊपर जाकर के फिर भी वही समस्या दिखाई देंगी। आप क्या सोचते हैं, क्या ऊपर ऐसी समस्या नहीं है? ऐसी समस्या है। यदि आप ऐसा नहीं सोच रहे हैं तो गलत है, क्योंकि ऊपर भी इससे भी गंदा माहौल मिलेगा। जो यहां मेहनत कर लेगा ऊपर स्वर्ग मिल जाएगा, और मेहनत कहते हैं ना, मेहनत का फल अच्छा होता है तो प्राप्त हो जाएगा वो। मैं आपको बताना चाहता हूं, भगत सिंह जी कह रहे हैं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती हैं। समस्याएं जब आती है ना तो व्यक्ति को पूर्ण बनाती हैं, सफलता उसके कदम चूमती है। मैं और आप, वर्ण मैं कहूंगा हम में से किसी ने भी किंचित कष्ट सहन नहीं किया। किंचित यानी कुछ भी कष्ट सहन नहीं किया। मैं और आपने अभी तक कोई भी कष्ट सहन नहीं किया। ये तो छोटे मोटे कष्ट हैं। जीवन में यदि समस्या नहीं आए तो फिर ऐसा जीवन ही किस बात का? संघर्ष करना है तो जीवन है। हमारे जीवन का यह भाग तो अभी आरंभ होता है। हमारा समस्या आना भी स्टार्ट हुई है, कष्ट सहना तो अभी स्टार्ट हुआ है, अभी तो हमारा जीवन आरंभ हुआ है। अब तक तो हमने माता जी गोद में खेला पला है, माता पिता ने कमाया, हमने खाया, लेकिन अब हमारा जीवन आरंभ होता है अच्छे से, क्योंकि हमने जो हमारा उद्देश्य है वो सही है और उसी के अकॉर्डिंग हमें कार्य करना चाहिए। ऐसा भगत, देखो विचार देखो यार भगत सिंह जी के, 23 साल की, मात्र 23 साल की उम्र में इतने अच्छे अच्छे विचार, भाई सुपर, सलाम यार। आपको यह याद होगा कि अनेक बार
इस विषय पर हमने बातचीत की, यानी बहुत बार हमने इस विषय पर बातचीत की है। रूसी साहित्य के प्रत्येक स्थान पर जो वास्तविकता मिलती है वह हमारे साहित्य में कदापि नहीं। यानी रूसी साहित्य, साहित्य क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे लेखक, कवि, कहानियां, उपन्यास, नाटक, कविताएं कवि लिखते हैं ना, ये लेखक भी लिखते हैं, ठीक है। तो रूसी साहित्य में जो मिलता है, जो सत्यता मिलती है, जो वास्तविकता मिलती है, वो हमारे साहित्य में नहीं मिलती है। हमारे साहित्य में केवल झूठ, विचार, यही चीजें मिलता रहता है। हम उनकी कहानियों में से कष्टों और दुखमयी स्थितियों को बहुत पसंद करते हैं। रूसी साहित्य में तो कष्ट भी हैं, दुखमयी स्थितियां भी हैं, उनको हम लोग पसंद भी करते हैं। हमें पता है कि जीवन में ऐसा चीज आती रहती है, परंतु कष्ट सहन की उस भावना को अपने भीतर अनुभव नहीं करते। लेकिन कष्ट सहन की उस भावना को यदि हम लोग अनुभव कर लेना, तो हमें सामने जो समस्या दिख रही है ना, उसका समाधान हम अच्छे से कर सकते हैं। हम उनके उन्माद यानी खुशी, दुख और उनके चरित्र की असाधारण ऊंचाइयों के प्रशंसक है। यानी कहने का मतलब क्या है, उन्माद क्या होता है, पागलपन। पागलपन में क्या होता है, खुशी भी होती है और दुख भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। तो उनकी ऐसा असाधारण ऊंचाइयां जो उनके उन्माद के कारण उनके चरित्र को जो हमें दिखाई देती हैं, हमें इसीलिए तो हम उनके क्या है, प्रशंसक हैं, इसीलिए हमें अच्छे लगते हैं वो लोग, उनका साहित्य। परंतु इसके कारणों पर सोच विचार करने की भी कभी चिंता नहीं करते। मैं कहूंगा कि केवल विपत्तियां, समस्याएं सहन करने के साहित्य के उल्लेख ने ही उन कहानियों में सहृदयता, दर्द की गहरी टीस और उनके चरित्र और साहित्य में ऊंचाइयां उत्पन्न की है। कहने का मतलब क्या है, यदि आप किसी भी चीज में वास्तविकता लिखते हैं, आपने जो देखा है, आपने जो अनुभव किया है वो लिखते हैं ना, वो चीज सबको पसंद आती है। क्योंकि जब इंसान उसे पढ़ता है ना, तो वह अनुभव करने लगता है कि हाँ यार, ऐसा मैंने देखा है। अब फालतू का झूठ लिखते हैं, विचारशील, कल्पनाशील बातें लिखते हैं, तो हम ये सोचते हैं यार ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं, ये तो गलत है। लेकिन रूसी साहित्य में ऐसा नहीं है। रूसी साहित्य में क्या है, वास्तविकता लिखी है, जिसके दर्द को हम लोग पढ़ करके महसूस करते हैं। इसीलिए तो आज हम उनके प्रशंसक है। लेकिन जो हमारे साहित्य में, हमारे भारतीय साहित्य में कभी प्राप्त नहीं हुआ है। हमारी दशा उस समय दयनीय थी, यानी गरीब थी और हास्यास्पद हो जाती है और हंसने वाली हो जाती है। सब लोग व्यंग करते हैं, हंसी मजाक उड़ाते हैं हमारा। जब हम अपने जीवन में अकारण यानी बिना कारण ही रहस्यवाद प्रविष्ट कर लेते हैं, यानी जब बिना कारण कुछ रहस्यवाद को हमारे अंदर प्रवेश कर लिया जाता है, आ जाता है, यद्यपि इसके भीतर कोई प्राकृतिक या ठोस आधार नहीं होता, लेकिन कोई आधार भी नहीं है कि हमने किसी रहस्यवाद को अपने अंदर ग्रहण करवा लिया है या ग्रहण कर लिया हमने, कोई आधार भी नहीं है, कोई ठोस कारण भी उसका नहीं है। हमारे जैसे व्यक्तियों को जो प्रत्येक दृष्टि से क्रांतिकारी होने का गर्व करते हैं, सदैव हर प्रकार से उन विपत्तियों, चिंताओं, दुखों और कष्टों को सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। यार मैं यही तो कहता हूं आप लोगों, धैर्य रखो। कैसी भी समस्या आ जाए, एक बार अपने बड़े भाई को मैसेज तो कर सकते हो। कोई भी समस्या हो भाई, पढ़ाई से संबंधित कोई समस्या है तो आराम से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो तो मैं छोड़ूंगा भी नहीं। यदि आप लोग सुबह शुरू से लेकर अंत तक मेरी क्लास देखते हैं, तो मैं एक एक शब्द को समझाने की कोशिश करता हूं। अब जो धैर्य रखता है, अब मैं एक एक चीज को जब समझाता हूं ना, तो बच्चे क्या होते हैं, क्या यार बोर हो रहा हूं। भाई बोर होता है ना इंसान, और वो क्लास में मजा आने लग गया बोर के साथ साथ में, तो 100% मार्क्स प्राप्त हो जाते हैं आराम से। और बोर को यदि आपने मजे रूप में, आनंद रूप में नहीं लिया, क्योंकि यार जब अच्छे से इंसान को जब मजा नहीं आता है ना किसी चीज में, जब एक एक चीज को अर्थ में समझाता हूं, तो वो जब उसको मजा नहीं आता है ना, तो फिर वो कहां जाता है, वो 80 से लेके 90 नंबर तक ही रह जाता है। और वो किसको पसंद है, किसी को भी नहीं पसंद। किसको है, 100% मार्क्स प्राप्त है। क्योंकि यार जब मेहनत इंसान करता है ना, तो उसको विपत्ति भी आती है, चिंता भी होती है, दुख भी होता है, कष्ट भी होता है, वो सहन करने का प्रयास उसे करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। सब इंसानों के मन में। अब ये बात, तो पढ़ाई यदि इजी होती तो प्रत्येक इंसान नहीं कर लेता। तुम सोचो एक बार, ईमानदार बताओ, पढ़ाई में यदि मजा आता, आनंद आता, जितना तुम्हें खेलने मजा आनंद आता है, जितना तुम्हें रील बनाने में, रील देखने में मजा आता है, कितना आनंद आता है। और यदि जिस दिन आनंद लेना सीख गए उस पढ़ाई से, सच बताऊं, उन कष्टों को सहन करना सीख गए, मजाक नहीं कर रहा हूं, आने वाले जो 50 साल हैं आपके, सोने में सुगंध जैसा आपका जीवन होगा। और आज आपको बोरिंग लगा बेटा ये पढ़ाई, आपको आज बोरिंग लगती है, सच बता रहा हूं, आने वाले 50 साल है ना, बहुत दुखदायी होंगे। तुम कहोगे यार मैं मर जाऊं तो अच्छा है। अरे मरने से समस्या का समाधान होगा नालायक। आज आपका बड़ा भाई आपको जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है बेटा पढ़ो,
पढ़ो बेटा पढ़ो, ये लाइफ केवल पढ़ने की है, रोजाना पढ़ो, कभी किसी का बुरा मत करो, ना सोचो ना कहो, ये चोपड़ा दूर कर सकता है। को हम धैर्य रख के इनको सहन करना सीखोगे ना, मुसीबतों से लड़ना सीखोगे ना, आपके पास भटक भी नहीं सकती कोई सी भी समस्या इनमें से। जिनको हम स्वयं आरंभ किए संघर्ष के द्वारा आमंत्रित करते हैं एवं जिनके कारण हम अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं, हमने आरंभ किया है, जिनके कारण हम लोग क्रांतिकारी बन चुके हैं। मैं आपको बताता हूं कि जेलों में, केवल जेलों में ही कोई व्यक्ति अपराध या पाप जैसे महान सामाजिक विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकता है। प्रत्यक्ष आंखों देखा ही जेल में प्राप्त कर सकता है ये कि हाँ यार हमने इसने पाप किया है कोई, क्योंकि वही कष्ट है और कहीं कष्ट नहीं है। एक कोठरी के अंदर हमेशा इंसान रहता है। मैंने इस विषय का कुछ साहित्य पढ़ा है और जेलें ही ऐसी विषयों का स्वाध्याय यानी स्वयं सेल्फ स्टडी करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान है। स्वाध्याय का सर्वश्रेष्ठ भाग है, देखो इसको पढ़ने का तरीका बता रहा हूं। आधा स है, इसे ई से स्टार्ट करते हैं, आधा तय है, र है और यम है। अब पढ़ लो, स्त्रयम कष्टों को सहना, यानी कि अब ये स्त्रयम शब्द है ना, इसका तो कहना क्या, स्वयं कष्टों को, ये स्वयं होगा, स्त्रयम नहीं होगा, ये स्वयं होगा, स्वयं कर लेना, स्वयं कष्टों को सहना, क्योंकि स्वयं ही होता है इंसान जब स्वाध्याय करता है, सबसे भाग स्वयं कष्टों को सहना, इंसान खुद स्वयं ही है बेटा, ये स्त्रम नहीं है। मैंने इसको पढ़ने का तरीका बताया कि कैसे हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, सॉरी कैसे हम इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि तय आधा है रे पूरा है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। लेकिन ये जैसे ही आता है ना स्त्रम, ये कुछ नहीं होता, स्वयं कष्टों को सहना होता है, ठीक है। हाँ, जब भी कोई समस्या आए तो इंसान कष्ट स्वयं ही सहन करेगा, कोई दूसरा थोड़ी सहन कर सकता है, कोई सहन नहीं कर सकता। आप भली प्रकार जानते हैं कि रूस में राजनीतिक बंदियों का बंदी ग्रहों में विपत्तियां सहन करना ही जारशाही का तख्ता उल्टने के पश्चात यानी के बाद उनके द्वारा जेलों के प्रबंध में क्रांति लाए जाने का सबसे बड़ा कारण था। कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ध्यान से सुनना बेटा, कमेंट मत करना फालतू का। देखो आप भली प्रकार जानते हैं कि आप अच्छे से जानते हैं, रूसी राजनीतिक बंदियों का बंदी घरों में समस्याओं को सहन करना ही, यानी कि रूस में राजनीतिक बंदियों का जो बंदी घर रहता, जो जेल खाना था, उसमें समस्याओं को सहन करना ही जारशाही का तख्ता, यानी जो शहंशाह था वहां बैठा हुआ था, जो शासक करता, जो राजा था, उसका तख्ता पलटने के बाद उनके द्वारा जेलों के प्रबंध में क्रांति लाए जाने का सबसे बड़ा कारण था। क्योंकि यार विपत्तियों को सहन करना एक सबसे बड़ा धर्म होता है, इंसान का आदर्श कार्य होता है। क्या भारत को ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है? है ना यार, विपत्तियों को सहन करना चाहिए, कष्टों को दुखों से भागना नहीं चाहिए, उनको समस्याओं का समाधान हमें करना चाहिए। जो इस विषय से पूर्णतया परिचित हो और इस समस्या का निजी अनुभव रखते हो, यानी स्वयं अनुभव रखते हैं, केवल यह कह देना कि दूसरा कोई इस काम को कर लेगा या इस कार्य को करने के लिए बहुत लोग हैं, भैया ये तो गलत है। इंसान को सभी को अपना अपना कार्य करना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये कार्य वो कर लेगा, ये कार्य मैं नहीं, ऐसा कभी नहीं। सभी को अपना अपना कार्य करना चाहिए। आप अपने परिवार में सोचिए, पिताजी अपना अपना कार्य कर रहे हैं, माताजी अपना कार्य, तुम अपना कार्य करने लग जाओ अच्छे से, तो पूरा देश बदल सकता है हमारा। किसी प्रकार भी उचित नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार जो लोग क्रांतिकारी क्षेत्र के कार्यों का भार दूसरे लोगों पर छोड़ने का अप्रतिष्ठापूर्ण व घृणित समझते हैं, उन्हें पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर देना चाहिए। यानी कि जो लोग एक कार्य दूसरे पर छोड़ देते हैं, जो लोग अपना कार्य किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं कि वो कार्य ये कर लेगा, तो वो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। और जो लोग ऐसा सोचते हैं यार ये कार्य करेंगे, यार ये थोड़ी कार्य करेंगे, ये कार्य करेंगे मर जाएंगे, ऐसे फलाना है, असफल हो जाएंगे, तो उनको जवाब देना चाहिए, आपको संघर्ष करना आरंभ कर देना चाहिए, अपनी समस्याओं का समाधान शुरुआत कर देनी चाहिए, चाहे समस्या का समाधान मिले या नहीं मिले। उन्हें चाहिए कि वे विधियों का उल्लंघन करें, परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए। विधियों का उल्लंघन कर सकते हो आप, किसी प्रकार की कोई विधि है, कोई भी आप जिस कार्य को जिस प्रकार से करना चाहिए उल्लंघन करना चाहिए, लेकिन उनका औचित्य भी समझना चाहिए हमें कि इनका औचित्य क्या है। क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। बात तो सही है। अनावश्यक अनुचित प्रयत्न यानी कि आपको पता है आप बिना किसी कारण के अनावश्यक अनुचित प्रयत्न कर रहे हो, तो वो कभी न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। इस प्रकार का आंदोलन क्रांति के कार्यकाल को बहुत
सीमा तक कम कर देगा। जितने आंदोलन अब तक आरंभ हुए हैं उन सब से अलग रहने के लिए आपने जो तर्क दिए हैं मैं उन्हें समझने में असमर्थ हूं। सुखदेव साहब, आपने जितने भी तर्क दिए ना, मैं उन्हें समझने में असमर्थ हूं। कुछ मित्र ऐसे हैं जो या तो मूर्ख हैं या नासमझ हैं। वे आपके इस व्यवहार को, जिसे वे स्वयं कहते हैं कि हमें किंचित भी यानी कुछ भी नहीं समझ सकते, क्योंकि आप उनसे बहुत ऊंचे और उनकी समझ से बहुत दूर है, परे मतलब दूर है, अनोखा और अद्भुत समझते हैं। जो आपके विचारों को जो नहीं समझते वो आपके विचारों से बहुत दूर हैं, वो आपको अनोखा समझते हैं, आश्चर्यचकित है उनके लिए सब बातें। वास्तव में यदि आप यह अनुभव करते हैं कि बंदी गृह का जीवन वास्तव में अपमानपूर्ण है, जेलों का जीवन वास्तव में यदि अपमानपूर्ण है, तो आप उसके विरुद्ध आंदोलन करके उसे सुधारने का प्रयास क्यों नहीं करते? आपको लगता है सुखदेव कि जेलों में जो जीवन है वो अपमानपूर्ण है, तो आप उसको सुधारने का प्रयत्न करो ना, प्रयत्न करो, कोशिश करो। संभवतया हो सकता है आप यह कहेंगे कि यह संघर्ष सफल नहीं हो सकता आप कह सकते हैं, लेकिन संघर्ष तो करो, प्रयत्न तो करो, कोशिश तो करो। परंतु यह तो वही तर्क है जिसकी आड़ लेकर साधारणतः निर्बल लोग प्रत्येक आंदोलन से बचना चाहते हैं। यानी कि जो कमजोर होता है वो प्रत्येक आंदोलन से बचना चाहता है। यह कह करके तो आप सभी बचना ही चाहते हैं, मैं भी बचना, सब बचना चाहते हैं, मुसीबतों से बचना चाहते हैं। और यदि हमें दिख रही है कि सामने मुसीबत है, हम यदि उसका उस समस्या का समाधान करने के लिए हम एकजुट हो जाएं, तो फिर समस्या का समाधान क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? सब होगा। लेकिन क्या सब बचना चाहते हैं? यह वह उत्तर है जिसे हम उन लोगों से सुनते रहे हैं जो जेल से बाहर क्रांतिकारी प्रयत्नों में सम्मिलित होने से जान बचाना, उन्हीं लोगों से बचते रहते हैं हम लोग यहां से। क्या आज यही उत्तर मैं आपके मुख से सुनूंगा? कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं के आधार पर संगठित हमारी पार्टी अपने लक्ष्यों और आदर्शों की तुलना में क्या कर सकती थी? क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकालें कि हमने इस काम के प्रारंभ में नितांत भूल की है? नहीं, हमने कोई भूल नहीं की। इस प्रकार का परिणाम निकालना उचित नहीं होगा। इससे तो उस व्यक्ति की भीतरी निर्बलता प्रकट होती है जो इस प्रकार सोचता है। यदि ऐसे जो सोच रहा है कि हमने जो कार्य किया है हमारे पार्टी के लक्ष्य और आदर्शों को प्राप्त करने के लिए, तो जो लोग समझ रहे हैं इसका कि ये नितांत भूल है, ये बिल्कुल ही अच्छी सी एक भूल है तुम्हारी, तो वो गलत समझते हैं। चाहे इसका परिणाम कुछ भी निकले, हमने जो सोचा है वो हम लोग मेहनत करेंगे, प्रयत्न करेंगे, उसका चाहे नतीजा कुछ भी हो। बात तो सही है, क्योंकि हम कमजोर बिल्कुल भी नहीं हैं। आगे चलकर आप लिखते हैं कि 14 वर्ष बंदी गृह के कष्टों से भरपूर जीवन बिताने के बाद किसी व्यक्ति से यह आशा नहीं की जा सकती उस समय भी उसके विचार वही होंगे जो जेल से पहले थे। यानी 14 साल जो इंसान जेल बिता दिया हो, जेल में रहा हो, क्या उसके विचार बदलेंगे? नहीं, बदल भी सकते हैं और नहीं भी बदल सकते, क्योंकि जेल का वातावरण उसके समस्त विचारों को रोंद कर रख देगा। बदल भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि 14 साल एक काल कोठरी में बिताना, तो विचार अच्छे अच्छों के बदल जाते हैं, लेकिन जो नहीं बदलता उसमें धैर्य तो सलाम करने वाला है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या जेल से बाहर का वातावरण हमारे विचारों के अनुकूल था? नहीं था। जेल में अलग चीज होता है, बाहर अलग चीज है। फिर भी असफलताओं के कारण क्या हम उसे छोड़ सकते थे? क्या आपका आशय यह है कि यदि हम इस क्षेत्र में न उतरे होते तो कोई भी क्रांतिकारी कार्य कदापि नहीं हुआ होता? ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम स्वाधीनता आंदोलन में कूद गए, हमारे जगह कोई और कूदता, कोई और अपना कदम आगे बढ़ाता। यदि ऐसा होता तो आप भूल कर रहे हैं। यद्यपि यह ठीक है कि हम भी वातावरण को बदलने में बड़ी सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं, हमने वातावरण को बदलने की कोशिश की है, तथापि हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। ये तो समय 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 पर सब कुछ बदल सकता है, आवश्यकता है, ये तो उपज है समय की। मैं तो यह कहूंगा कि साम्यवाद का जन्मदाता मार्क्स, साम्यवाद यानी मार्क्सवाद का जन्मदाता मार्क्स वास्तव में इस विचार को जन्म देने वाले नहीं था। यानी कि साम्यवाद का जन्मदाता, मार्क्सवाद का जन्मदाता, जिसको मार्क्सवाद में दो भागों में बांटा गया था, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग को में, गरीबों के लिए लड़ा था हमेशा मार्क्सवाद। तो क्या इसके जन्मदाता मार्क्सवाद? नहीं। असल में यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने ही एक विशेष प्रकार के विचारों वाले व्यक्ति उत्पन्न किए थे। यानी कि यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने इस प्रकार के विचार वाले व्यक्तियों को
जन्म दिया था, यानी उत्पन्न हुए थे वहां पे। उनमें मार्क्स भी एक था, और उस यूरोप औद्योगिक क्रांति में एक मार्क्स भी एक व्यक्ति था। हाँ, अपने स्थान पर मार्क्स भी निसंदेह, यानी बिना संदेह के कुछ सीमा तक समय के चक्कर को एक विशेष प्रकार की गति देने में आवश्यक सहायक सिद्ध हुआ। हाँ, मानता हूं कि मार्क्स साम्यवाद के जन्मदाता नहीं है, जन्म देने वाले नहीं है, लेकिन जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई तो उसमें एक व्यक्ति मार्क्स भी था, लेकिन उन्होंने अपने समय में जो भी कार्य किया वो एक आवश्यक सहायक सिद्ध हुआ है, ऐसा मैं मानता हूं। मैंने और आपने भी, यानी मैंने और आपने यानी सुखदेव ने इस देश में समाजवाद और साम्यवाद के विचारों को जन्म नहीं दिया। हमने समाजवाद और साम्यवाद को जन्म नहीं दिया है, वरन यह तो हमारे ऊपर हमारे समय और परिस्थिति के प्रभाव का परिणाम है, हमारी परिस्थिति का परिणाम है। ये तो हमें प्राप्त जो हुआ है, हमने नहीं जन्म दिया, इनको उत्पन्न नहीं किया। निसंदेह, बिना संदेह कि हमने इन विचारों का प्रचार करने के लिए कुछ साधारण व तुच्छ कार्य अवश्य किया है, यानी कि इन विचारों को प्रचार करने के लिए हमने कुछ सामान्य, साधारण और तुच्छ कार्य जरूर कुछ किया होगा, थोड़ा बहुत किया है, ज्यादा नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि जब हमने इस प्रकार एक कठिन कार्य को हाथ में लिया तो हमें उसे जारी रखना चाहिए। बात तो सही है कि भगत सिंह यही कहते हैं कि हमने जिस कार्य को शुरुआत कर दी, हाँ, चाहे समस्या कैसे भी आ जाए, हमें उसे शुरुआत रखना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। तो वही लेखक यहाँ कह रहे हैं, और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। विपत्तियों से बचने के लिए आत्महत्या कर लेने से जनता का मार्गदर्शन नहीं होगा, वरन यह तो एक प्रतिक्रियावादी कार्य होगा। भाई, हमें हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। आत्महत्या कर लेंगे तो फिर मार्गदर्शन हमें प्राप्त नहीं होगा जनता का, बिल्कुल भी। जेल के नियमों के अनुसार जीवन की निराशाओं, दबाव और हिंसा के असीम परीक्षा युक्त वातावरण का विरोध करते हुए हम कार्य करते रहे। यानी कि बहुत सारे जेल में कहते हैं ना कि यातनाएं, दुखों का तो एक भंडार पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम अपने कार्य को करते रहे हैं। जिस समय हम अपना कार्य करते थे उस समय नाना प्रकार के, यानी अनेक प्रकार से हमने कठिनाइयों का निशाना बनाया जाता था। यहां तक कि जो लोग अपने आप को महान क्रांतिकारी कहने का गौरव अनुभव करते थे, वे भी हमको छोड़ गए हैं। जो अपने आप को महान क्रांतिकारी कहते थे ना, वो भी लोग हमें छोड़कर चले गए हैं जेलों से। क्या ये परिस्थितियां असीम परीक्षा युक्त नहीं थी? क्या ये परिस्थितियां अनुकूल थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। परीक्षा युक्त थी, ये तो हमारी परीक्षा ली जा रही थी। फिर अपने आंदोलन एवं प्रयासों को जारी रखने के लिए हमारे पास क्या कारण और तर्क था? कुछ भी नहीं था हमारे पास, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं आ रही। सुखदेव, हमने जेल से बैठ करके अपना कार्य हमने किया है। क्या स्वयं यही तर्क हमारे विचारों को शक्ति नहीं देता? यह तर्क देता है ना, यह तर्क ही हमारे विचारों को हमें ताकत देता है। और क्या ऐसे क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के उदाहरण हमारे सामने नहीं है जो जेलों से दंड भोग कर लौटे और अब भी कार्य कर रहे हैं? क्या ऐसे उदाहरण बहुत सारे नहीं है? जो लोग देश के लिए मर मिटना चाहते थे, क्या वो जेल में रहकर बाहर आकर वही कार्य नहीं कर रहे? कर रहे हैं। यदि वाकोनिन ने आपके सम्मान सोच विचार किया होता तो वह प्रारंभ में ही आत्महत्या कर लेते। वाकोनिन। आज आपको ऐसे असंख्य क्रांतिकारी दिखाई देते हैं जो रूसी राज्य में उत्तरदायी पदों पर विराजमान हैं और जिन्होंने अपने जीवन के अधिकतर भाग दंड भोगते हुए जेलों में बिताया है। मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़तापूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई नहीं कह सकता कि भविष्य में क्या घटना होने वाली। बात तो सही है बेटा। देखो, इंसान को अपने विचारों पर अडिग रहना चाहिए, उसे फिसलना नहीं चाहिए। सीधी सी बात है। यदि वो ऐसा कर लेता है तो 100% वह सफलता प्राप्त कर लेता है। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। क्या आपको याद है कि जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि हमारी बम फैक्ट्रियों में अत्यंत तीव्र और प्रभावकारी विष भी रखा जाना चाहिए? तीव्र प्रकार का विष, जहर रखा जाना चाहिए। तो आपने बड़ी दृढ़ता से इसका विरोध किया था। आपने बड़ी दृढ़ता के साथ विरोध किया था सुखदेव कि विष नहीं होना चाहिए। आप इस विचार से ही घृणा करते थे। आप इस विचार से घृणा करते थे, आपको इस पर विश्वास नहीं था। फिर अब क्या हुआ? यहां तो ऐसी विकट और जटिल परिस्थितियां भी नहीं है। मुझे तो इस प्रश्न पर विचार करने में भी घृणा होती है।
प्रभावकारी विषय रखना था अपने फैक्ट्री में जहां हम लोग काम करते थे, लेकिन आपका तो विचार सहमत नहीं था, आप तो घृणा करते थे। लेकिन आज मैं इस प्रश्न का वापस से जैसे जिक्र कर रहा हूं, तो मुझे जिक्र करने में भी क्या हो रही है, घृणा हो रही है। अब क्या परिस्थितियां उस समय जैसी नहीं थी, ऐसी परिस्थितियां हैं, लेकिन बस विचार बदल गए हैं हमारे। आपको उस मनोवर्ती से भी घृणा थी, आपको उस सोचने वाले से भी घृणा थी जो आत्महत्या करने की अनुमति देती है। आप वो जो ऐसी सोच जो आत्महत्या करने की अनुमति देती है, आप उससे भी घृणा करते थे। आप मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें यदि आपने अपने बंदी बनाए जाने के समय ही इन विचारों के अनुकूल कार्य किया होता, अर्थात आपने विष खाकर उस समय आत्महत्या कर ली होती, तो आपने क्रांतिकारी कार्य की बहुत बड़ी सेवा की होती। परंतु इस समय तो इस कार्य पर विचार करना भी हमारे लिए हानिकारक है। एक और विशेष बात जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, यह है कि हम लोग ईश्वर, पुनर्जन्म, नरक, स्वर्ग, दंड, पारितोषिक, इन पुरस्कार अर्थात भगवान द्वारा किए जाने वाले जीवन के हिसाब से आदि में कोई विश्वास नहीं रखते। बात तो सही है। आप जानते हो क्या नरक क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है? पुनर्जन्म, दंड, पुरस्कार, इस पे कोई विश्वास करता है? कोई नहीं करता। अतः हमें जीवन और मृत्यु के विषय में नितांत भौतिकवादी रीति से सोचना चाहिए। ये तो बात सही है, जिसका जन्म हुआ है मरण भी होगा, वो कोई नहीं टाल सकता। लेकिन इनके बारे में किसी ने सोचा है क्या? हा? कोई नहीं जानता, कोई विचार नहीं किया, क्योंकि कोई विश्वास ही नहीं करता। लेकिन जीवन और मृत्यु पर सबको सोचना है। एक दिन जब मुझे पहचान जाने के लिए कोई दिल्ली से यहां लाया गया था, एक दिन जब मुझे पहचाने जाने के लिए कोई दिल्ली से यहां लाया गया था, तो गुप्तचर विभाग के कुछ अधिकारियों ने मेरे पिताजी की उपस्थिति में मुझसे इस विषय पर बातचीत की थी कि उन्होंने कहा था कि मैं कोई भेद खोलने और इस प्रकार का अपना जीवन बचाने के लिए तैयार नहीं हूं। इससे सिद्ध होता है कि मैं जीवन में बहुत दुखी हूं। घृणा नहीं करते। रवि भगत कह रहे घृणा क्या होता है, ऐसे कहना छी, ऐसा कैसे सोच सकता है तू, छी, तू नाके नहीं आ सकता। सर चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है सानुजा, डिफिकल्ट नहीं है। अभी देखो थोड़ा पढ़ते हैं जब ऐसा लगता है, लेकिन जैसे पूरा पढ़ लेंगे ना हम लोग, एक एक सवालों के आंसर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बीच में प्लीज ये फालतू कमेंट मत करो, बट हम मेरे जैसा नहीं होगा ना, मैं ऐसे समझा पाऊंगा। उनका तर्क था कि मेरी यह मृत्यु तो आत्महत्या के समान होगी, परंतु मैंने उनको उत्तर दिया था कि मेरे जैसे विश्वास और विचारों वाला व्यक्ति व्यर्थ में मरना कदापि सहन नहीं कर सकता। इन जैसे मेरे विचार हैं और वे व्यक्ति ऐसे ही मर गया, तो ऐसा मैं सहन बिल्कुल नहीं कर सकता, बिल्कुल कभी भी सहन नहीं कर सकता, कदापि सहन नहीं कर सकता, व्यर्थ में मर गया। तो हम तो अपने जीवन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं, जितना जिया ना उसका अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। हम मानवता की अधिक से अधिक संभव, जितना संभव हो सकता है उतना सेवा करें मानवता की। विशेषकर मैं जैसा भला मनुष्य जिसका जीवन किसी भी रूप में दुखी या चिंतित नहीं है, किसी समय भी आत्महत्या करना तो दूर रहा, उनका विचार भी हृदय से लाना ठीक नहीं समझता। वही बात मैं इस समय आपसे कहना चाहता हूं कि मैं विचार भी नहीं कर सकता आत्महत्या की, तो बिल्कुल भी ऐसी बात लाना मेरे हृदय में तो कभी आ ही नहीं सकती, अनुभव ही नहीं कर सकता मैं उस चीज का। यही बात मैं आपको वापस से कहना चाहता हूं। आशा है आप मुझे अनुमति देंगे कि मैं आपको यह बताऊं कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं, कि सुखदेव मैं आपको बताऊं कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। मुझे अपने लिए मृत्युदंड सुनाए जाने का अटल विश्वास है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे मृत्युदंड की सजा मिलेगी। मुझे किसी प्रकार की पूर्ण क्षमा या नम्र व्यवहार की तनिक भी आशा नहीं, यानी कि मुझे कोई मेरे ऊपर थोड़ा सा भी कोई रहम कर दे, मुझे उसका भी कोई वो नहीं है, तनिक भी आशा नहीं है, थोड़ी सी भी आशा नहीं है। यदि कोई क्षमा हुई भी तो पूर्णतः सबके लिए होगी, और यदि थोड़ी सी क्षमा होगी तो फिर सबके लिए होगी, मेरे लिए नहीं। वरन वह भी हमारे अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए नितांत सीमित और कई बंधनों से जकड़ी हुई होगी। लेकिन कोई यदि कुछ क्षमा भी मिलेगी ना, तो बहुत सारे बंधन हमारे गले में डाल देंगे। हमारे लिए न तो क्षमा हो सकती है और न वह होगी, ना कभी क्षमा हो सकती है और ना वह कभी भी नहीं हो सकती है। इस पर भी मेरी इच्छा है कि हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप में और विश्वव्यापी हो,
और उसके साथ ही मेरी अभिलाषा यानी मेरी इच्छा यह है कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो हमें फांसी दे दी जाए। मैं ये चाहता हूं, मेरी इच्छा ये है कि जब हमें फांसी मिले ना, तो यह आंदोलन पूरे भारत में अपने चरम जितना फैल सकता है ना उतना फैले, और तब मुझे फांसी मिले ना तो मुझे मुझे अपने ऊपर गर्व होगा कि हाँ, मैं जो चाहता था वो हो गया। मेरी यह इच्छा है कि यदि कोई सम्मानपूर्ण और उचित समझौता होना कभी संभव हो जाए तो हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला उसके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न करने का कारण न बने। ऐसा नहीं है कि कोई भी मान लो कोई समझौता हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका वो भगत सिंह ऐसा था वैसा, ऐसा नहीं। हम उसकी रुकावट में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, ऐसा जीवन हमें प्राप्त होने वाला होना चाहिए। हाँ बेटा, चेक करेंगे, कोमल अभी करेंगे। जब देश के भाग्य का निर्माण हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। बात तो सही है, जब देश का भला हो रहा हो ना तो खुद के सुख दुख को भूल जाना चाहिए। हम क्रांतिकारी होने के नाते अतीत के समस्त अनुभवों से पूर्णतः अवगत हैं, और आपको पता है जो बीत चुका है उन सभी अनुभवों से हम पूर्णतया हम सब कुछ जानते हैं। इस प्रकार पढ़ोगे नहीं? हाँ बेटा, हर चीज सही बोले हैं, बात तो सही है भगत सिंह जी। इसलिए हम नहीं मान सकते कि हमारे शासकों और विशेषकर अंग्रेज जाति की भावनाओं में इस प्रकार का आश्चर्यजनक परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है। कभी नहीं हो सकता अंग्रेज जाति। इस प्रकार का परिवर्तन क्रांति के बिना संभव ही नहीं है, यानी बिना क्रांति के परिवर्तन हम लोग नहीं कर सकते हैं। हमें करना होगा क्रांति। क्रांति तो केवल सभी कार्य सतत कार्य करते रहने से, प्रयत्नों से, कष्ट सहन करने और बलिदानों से ही उत्पन्न की जा सकती है और की जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है, ये सब क्रांति में हम लोग करेंगे ना, तभी ये सब चीज बदली जा सकती है, हमारे देश का उद्धार हो सकता है, विकास हो सकता है। हमें कष्ट सहन करने के लिए सतत लंबे समय तक कार्य करते रहना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। जहां तक मेरे दृष्टिकोण का संबंध है, मैं तो केवल उसी दशा में सबके लिए सुविधाओं और क्षमादान का स्वागत कर सकता हूं जब उसका प्रभाव स्थायी हो और देश के लोगों के हृदयों में हमारी फांसियों के कुछ अमिट चिन्ह अंकित हो जाएं। बस यही, इससे अधिक कुछ नहीं। अमिट यानी जो कभी ना मिटे। यानी कि मैं ये चाहता हूं मेरे देश के प्रत्येक, जो भी मेरे देश को आजाद करा रहा है, जो भी प्रत्येक व्यक्ति के एक ऐसी छाप हो हमारी फांसियों से कि कभी वो मिट नहीं जाए, कभी नहीं मिट सकते, स्थायी हो वो। बस मैं यही चाहता हूं। और जब मुझे फांसी मिले तो पूरे देश में आंदोलन चरम पर हो और मेरा देश को आजाद कराने के लिए सभी आगे बढ़ जाएं, और कुछ भी मैं कहना नहीं चाहता हूं। ये था हमारा चैप्टर, एक लेख और एक पत्र। अब बताइए कैसा लगा आपको ये चैप्टर? अब मैं आपसे एक एक सवाल पूछूंगा, जल्दी कार्य। हाँ, भाग ले। पोल होगा बेटा, पोल होगा, पोल होगा, पोल होगा, पोल होगा। देखो पहले सवाल देखते हैं, फिर पोल करते हैं हम लोग। पहला सवाल है, भगत सिंह के अनुसार विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए? क्योंकि यदि भाग लेंगे तो उन्हें देश की समस्याओं से उन समस्याओं के बारे में पता चलेगा, उनका समाधान करने के लिए वो आगे अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। विद्यार्थियों को राजनीति में भाग इसलिए लेना चाहिए क्योंकि भावी राष्ट्र के नियामक हैं, युवा हैं, शिक्षित हैं, उनको आगे अपना उनको आगे आना आवश्यक और देश की भागदौड़ संभालनी चाहिए। पुरानी पीढ़ी तो चुकती जा रही है, जो बचे हैं वह भी चुक ही जाएंगे। फिर आगे आने वाला कौन रहेगा? बचेंगे कुछ ही लोग। जब वृद्ध वर्ग आगे आएगा तो क्या युवा पीढ़ी को लज्जा नहीं आएगी? उनके जीवन पर धिक्कार है। भगत सिंह की मान्यता है कि नौजवान चढ़ सकता है उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर, वह गिर सकता है अध्यपतन के अंधेरे खंड में, वह पतितों को उठा सकता है, शोषण अत्याचार पर आवाज उठा सकता है। वह जवान है, उसमें शक्ति है, क्षमता है, साहस है। आज की शिक्षा भी ऐसी ही होनी चाहिए, यही देश की मांग है। वह शिक्षा एकदम निकम्मी है जो मात्र क्लर्क की उपजाति है। कहने का मतलब क्या है कि भगत सिंह कहते हैं कि यदि वृद्ध लोग देश को आगे बढ़ाने के लिए आगे आएंगे तो क्या जवानों को शर्म नहीं आएगी? धिक्कार उनके जीवन पर, उनको आगे आना चाहिए। उनको समस्याओं से अवगत होना बहुत जरूरी है क्योंकि उनकी देश की भागदौड़ उन्हीं के कंधों पर आने वाली है। भगत सिंह जी कहते हैं, सभी मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देशभक्तों की जरूरत है जो तन मन धन से देश को अर्पित कर सके, यानी कि देश के भले के लिए अपने तन मन धन सब कुछ
त्याग दे। और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आजादी के लिए न्योछावर कर दे। क्या बड़े वर्ग में ऐसे व्यक्ति मिल सकेंगे? ये तो नौजवान ही हो सकते हैं, उन्हीं को आगे आना होगा। विद्यार्थी प्रबुद्ध है, यानी कि सोचने वाला, अच्छी बुद्धिमान है, नौजवान और ताकतवर भी है, निसंदेह उन्हें आगे आना चाहिए। अब देखो इसका आंसर आप लोग ऐसा नहीं है कि आप इसी लैंग्वेज में लिखो, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं इसे, कि भगत सिंह जी चाहते थे कि प्रत्येक नौजवान को देश की भागदौड़ संभालने के लिए राजनीति में भाग लेना चाहिए अपनी शिक्षा के साथ साथ। यदि वृद्ध लोग आगे आएंगे तो उनको, उनके जीवन को धिक्कार है, क्योंकि मैं तो ये चाहता हूं कि निसंदेह, बिना किसी संदेह के, कि उनको भारत देश को देशभक्तों की जरूरत है और वो नौजवानों से बढ़कर कोई हो नहीं सकता। तो अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो मैंने इसलिए लिखा है कि आपको कोई दिक्कत ना आए, आपको आंसर बनाने की आवश्यकता न पड़े, बस आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं फिर आराम से। भगत सिंह विद्यार्थी, भाई पढ़ ले वरना कन पट्टी मिट्टी का, वो देख ले, पढ़ ले, आज नहीं पढ़ेगा तो कल पढ़ेगा, पढ़। तो आपको पता है ना विद्यार्थियों से क्या पक्का, तो पढ़ लो यार, आपको आंसर नहीं लिखना, मैं लिख के लाया हूं, बस आपको तो पढ़ना है उसे। ठीक है बेटा। विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है? देखो, वह विद्यार्थी से यह अपेक्षा है कि विद्यार्थी को सक्रिय राजनीति में भाग लेना चाहिए, उन्हें राजनीति और देश की परिस्थितियों का ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए, वे ही देश की भागडोर अपने हाथ में लेंगे, वे देश की सेवा तन मन धन से जुट जाएं। और हमारा दुर्भाग्य है कि उन्हें आज मात्र क्लर्क बनाया जा रहा है, ऐसी पढ़ाई किस काम की। वे यह तो मानते हैं कि उन्हें शिक्षा पानी चाहिए, पर क्या उन्हें देश की बातों का हिस्सा नहीं लेना चाहिए? भगत सिंह चाहते हैं विद्यार्थियों को हिंदुस्तान में छात्रों पर हुए अत्याचारों को भूलना नहीं चाहिए, जब जरूरत हो तो मैदान में कूद पड़े और अपने प्राणों का बलिदान कर दे। अब देखो क्या चाहते हैं भगत सिंह जी। भगत सिंह चाहते हैं कि प्रत्येक बच्चे को पढ़ाई के साथ राजनीति में भाग लेना चाहिए बेटा। क्यों? कि अपनी सुख सुविधाएं देखेंगे वो, नहीं, तन मन धन से देश की सेवा करनी चाहिए। क्या पढ़ाई केवल क्लर्क के लिए है, चपरासी के लिए है? क्या भारी झाड़ू काटने के लिए, लेटरिन साफ करने के लिए है? नहीं, ऐसी पढ़ाई किस काम की। आप देश के काम आ सकते हैं, आपको मौका मिल रहा है बहुत अच्छा, यदि मौके पे चौका नहीं मारा, अपने अत्याचारों को नहीं भूला, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको समय मिल रहा है, अपने प्राणों को शहादत पर लौटा दो भाई, शहीद हो जाओ अपने देश की सेवा करने के लिए, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए, नहीं तो फिर वापस हम गुलाम बन जाएंगे, ऐसा भगत सिंह जी कहते हैं। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुपर सवाल बेटा, आएगा सवाल, ध्यान रखना बेटा, सचिन आएगा, कुमकुम आएगा। भगत सिंह ने अपना पूरा जीवन देश की आजादी के लिए संघर्ष किया और मृत्युदंड को सुंदर वस्तु कहा। उन्होंने बम फेंका, यह जानकर कि वे पकड़े जाएंगे, वे भागे भी नहीं, स्वयं बंदी बन गए। यह भी विश्वास था कि उन्हें फांसी दी जा सकती है। वे यह भी कहते हैं कि जिन लोगों को यह विश्वास है कि उन्हें मृत्युदंड मिलेगा, उन्हें धैर्यपूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यानी कि उनको पता है जिनको मृत्युदंड मिला है ना, धैर्य रखो, उस टाइम का इंतजार करो, हंसते हंसते झूल जाओ अपने देश के लिए। यही तो है तन मन धन से अपने देश की सेवा करना। उन्होंने पत्र में साफ लिखा था, मुझे अपने लिए मृत्युदंड सुनाए जाने का अटल विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है मृत्युदंड दिया जाएगा। मुझे किसी प्रकार की पूर्ण क्षमा या नम्र व्यवहार की तनिक भी, बिल्कुल भी आशा नहीं है। वे यह भी मानते हैं कि जब देश का कोई सम्मानपूर्ण और उचित समझौता हो और हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला, उसके मार्ग में कोई रुकावट कठिनाई नहीं बनना चाहिए। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो हमें फांसी दे दी जाए, यही मृत्यु उनके लिए कल्याणकारी होगी, जिसमें देश का कल्याण हो। शोषक यहां से चले जाएंगे और अपना काम हमें स्वयं ही करना होगा। शोषक इन जो लोग हमारा शोषण कर रहे हैं वो यहां से चले जाएंगे। भगत सिंह जी कहते हैं कि मुझे मृत्युदंड मिलेगा, इसे का मुझे पूर्ण विश्वास है, और मेरी मृत्यु, मुझे फांसी उस समय दी जाए जब कोई एक बड़ा भयंकर अच्छा सा समझौता हो रहा हो, जिसमें मैं मार्ग में मतलब रुकावट ना बनूं। मैं उस समझौते को सफल बनाने के लिए मेरी फांसी काम में आ जाए। मैं ये चाहता हूं कि अपना काम स्वयं करो, अपना कार्य किसी दूसरे पर मत रखो, मत टालो कि वो कर देगा वो कर देगा। नहीं यार, जिस दिन आप अपना कार्य नहीं करेंगे ना, तब तक मजा नहीं आएगा लाइफ में, याद रखना।
त्रिपति, ये त्रिपति का है ना, ये कमेंट्स एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे देखिए, भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? क्योंकि यार वहां पे वास्तविकता लिखी हुई है, वहां पे जो हम लोग वो लोग भोगते हैं ना, जो लोग देखते हैं ना, वो का वो लिखा है, जो हमारे साहित्य में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एक बार देख लेना इसको, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों को भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। आज जब देश आजाद है, भगत सिंह, इस विचार का आप किस तरह मूल्यांकन करेंगे? आप अपना पक्ष प्रस्तुत करें। देखो यार, बात तो सही है कि उस समय यार सच में ऐसा था। तत्कालीन या वर्तमान समय में व्यक्ति के सामने दो स्थितियां हैं, देश के बारे में सोचना और अपने बारे में सोचना। देश के बारे में सोचना और अपने बारे में सोचना। भगत सिंह यही मानते हैं कि देश सर्वोपरि है, उनके सामने व्यक्ति का मूल्य बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने सुखदेव को पत्र में यही लिखा था, और महाभारत में कहा गया है, परिवार के लिए और स्वयं के लिए व्यक्ति को अपना परित्याग कर देना चाहिए। बात तो सही है, देश के लिए हो चाहे परिवार के लिए, अपना जीवन समाप्त कर देना चाहिए। आज लोग ऐसा ही करते हैं। राष्ट्र के हित के लिए सर्वस्व का बलिदान करना चाहिए, राष्ट्र के लिए सब कुछ झोंक देना चाहिए। और हुआ भी यही है। चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुभाष जी इसी परंपरा के रत्न हैं, जिनके आधार पर ही अंग्रेज शासन हिल गया था। पर आज व्यक्ति महत्वपूर्ण हो गया है, देश पीछे धकेल दिया गया है। स्विस बैंक के खाते, करोड़ों के घोटाले, जो देश के हित यानी भले में काम आ सकता है, वह एक व्यक्ति का महत्व बढ़ाने हेतु किया जा रहा है। पेट काफी मोटे हो गए, वे भरते ही नहीं है। देश की कौन सोचता है कोई ऐसा व्यक्ति जो शुद्ध हृदय से अपनी व्यष्टि को पीछे छोड़ कर, सब कुछ को पीछे, अपने तन मन धन से सब कुछ पीछे भूल करके, छोड़ करके, धकेल कर समष्टि के हितार्थ का कार्य करे और राष्ट्र हित पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगत सिंह जी कहते हैं, आज ऐसा हमारा ऐसे लोग है ही नहीं, ऐसे लोग है ही नहीं आज, जो लोग ऐसा चाहते हैं कि मैं अपना तन मन धन से देश की सेवा करूं। आजकल लोगों के पेट मोटे हो गए हैं, अपना पेट भरता, बाहर में जाए जनता, सीधी सी बात है। यहाँ पे मैं ये चाहता हूं कि आज भी ऐसे ही हम आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास आज़ादी पूर्णतया प्राप्त नहीं है, क्योंकि सब अपना अपना घोटाला कर करके अपना पेट भर रहे हैं। स्विस बैंक पर आप सोचो, स्विस बैंक में जितना धन है वास्तव में भारत में आ जाए, वो भारतवासियों का ही है, आ जाए ना, तो कोई गरीब नहीं रहे यहाँ पे, नंबर वन अपना भारत देश हो जाए। पर सब अपने अपने बारे में सोचते हैं। मान लो मैं ही कोई अधिकारी हूँ बड़ा, मुझे उसने 10 करोड़ रुपए दे दिया, उन्होंने बोला ठीक है ये नहीं आना चाहिए मुद्दा बाहर, ठीक है नहीं आएगा। मैं कुमकुम कह दूं, ले कुमकुम 10 करोड़ रुपए, है ना, ये बात बताना मत किसी को, ठीक है नहीं बताएगी, मुंह पे लोक लगा लेगी। मैं तरफ्ती हूँ, तरफ्ती ये ले 20 करोड़ रुपए, ठीक है ना, तुझे ये काम करना है। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी चीज को समझो अच्छे से, तो वही आप कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है कि शुद्ध हृदय से अपनी व्यष्टि को छोड़ करके, अपना जो भी यहाँ पे है, अपने परिवार के आसपास जो भी धन दौलत जो भी है, धकेल कर समष्टि हितार्थ के लिए, पूरे देश के हित भले के लिए, समष्टि यानी पूरा होता है, समझते हैं, पूरे देश के हितार्थ के लिए। करप्शन का पैसा, हाँ बेटा करप्शन करिए। भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की? वे ऐसा समय क्यों, वो चाहते हैं कि मुझे फांसी उस समय मिले जब आंदोलन चरम सीमा पर हो, जब मेरे को फांसी मिले तो लोगों में खून उबाल में आ जाए, जोश आ जाए, उनका रोंगटा एक एक खड़ा हो जाए, और वो देश को आजाद के लिए नहीं, उनकी जो बलिदान है, उनका जो शहादत है, वो देश के काम आ जाए। ऐसा उस समय मुझे फांसी मिलनी चाहिए। सारांश आप लिख ही लेंगे, इसका सारांश मैंने आपको स्टार्ट में दिया था, उसको लिख लेना याद करके 2-3 बार। ठीक है, भगत सिंह ने इस पत्र से उनकी गहन वैचारिकता, यथार्थवाद दृष्टि का परिचय मिलता है। पत्र की आधार पुष्टि कीजिए, देख लेना, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट, अब बताइए आपका, अब देखते हैं आपको कितना कितना आंसर आता है। बताइए जल्दी से रोशन, जल्दी। हाँ, किस किसको लिखा गया? सुखदेव। तो किस किसको लिखा गया? सुखदेव को लिखा गया। सरदार किशन सिंह। बताइए, भगत सिंह के पिता क्या नाम था? बताओ, पिता का नाम बताओ जल्दी से। सरदार किशन सिंह। चाचा का क्या नाम था? अजीत सिंह। याद रखना, ये छोटे चाचा का नाम क्या था? सरदार
स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह कब शहीद हो गए? जेल में यातना 1910। क्या चलाया था इन्होंने? अजीत सिंह ने मुक्ति संग्राम। कहां चलाया था? विदेश में। याद रखना, सरदार किशन सिंह इनके पिता का नाम था। तो किसके सहयोगी थे? लाला लाजपत राय। ये सब बातें याद हैं क्या आपको जो मैंने बताई? बताओ जल्दी से भाई, ईमानदारी बताना, जो मैंने बातें बताई वो सब किसी को, सबको याद है ना? मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपको। शहीद भगत सिंह युवक कब प्रकाशित हुई? एक रचना थी, एक लेख था, युवक कब प्रकाशित हुआ था? 34, 24, 44, 39, है किसी को पता? हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश। तो बताइए जल्दी से, कब प्रकाशित हुआ? 34 में, 24 में, 44 में, 39 में। कब युवक कब प्रकाशित हुआ था? 24 में। अभी गलती से आंसर भी आ गया था। तिरुपति पढ़ ले वरना पिटाई हो जाएगी। बताओ कितना अच्छा सवाल है। भगत सिंह की गिरफ्तारी कब हुई थी? गिरफ्तारी कब हुई थी? 36, 26, 32, 31, बताओ गिरफ्तारी कब हुई थी? बताओ, याद है आपको? मेले में, याद है? बम फेंकने के कारण बम बम विस्फोट हुआ था, कुछ ऐसे हुआ था। और 18 अप्रैल 1826 कुछ 1900 ऐसे कुछ हुआ था। वो आता था 26 था शायद, 26 ही था। हाँ 26 है, देख लो, मैंने कहा 26। लेकिन गिरफ्तारी हुई थी 27 में, लिख समझाया भी था मैंने वहां पे। मैंने ऑप्शन का 26, लेकिन 26 में तो वो बम विस्फोट हुआ था, 27 में गिरफ्तारी हुई थी शायद, ऐसे है। देख लेना एक बार इस सवाल को। लेखक कौन है? इसका तो 100% आंसर आना चाहिए बेटा, 100% आना चाहिए। के लेखक भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बालकृष्ण भट्ट। बताइए जल्दी से। 3 लोग। ये तो वैसे भी ने से नाराज हो गई क्या है बेटा? तो कौन? भगत सिंह। इजी सवाल है तो वैसे भी। नेक्स्ट सवाल आपके सामने हाजिर हो चुका है, जल्दी से बताइए। जीवन को समाप्त कर देना या आत्महत्या कर लेना तो कायरता है, कथन किसका है? किसका कथन है? देखता हूँ ये कब आया कब नहीं आया, कितना अच्छा बच्चा है, कितनी देर रुका क्लास में, कितने कमेंट किए अच्छे अच्छे, कितने फालतू के तो भगत सिंह जी का है। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जैसे जो मैं सिखा रहा हूँ ना, अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, अच्छा करना, अच्छा बोलना, और सब आप सीख रहे हो और मुझे अच्छा भी लग रहा है। मानसी, अरे बेटा मैं सबको, बस ऐसे नहीं है कि बस कि मैं बता स्वर्ण सिंह से, है ना? की फांसी, देश सेवा बदले का याद है। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु, चोरी के बदले दी गई फांसी, देश सेवा के बदले की गई फांसी, देश सेवा बदले दी गई फांसी, बम फेंकने से दी हुई। तो देश सेवा के लिए। बेटा नेक्स्ट क्लास है मेरी 6:45 पे, है ना? और 5 मिनट क्लास लगाने में ले चाहिए, थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ मैं। चाचा का नाम क्या था? तो बड़े चाचा अजीत सिंह थे और छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह से, याद रखना, ठीक है? विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध लिखा गया था। विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ था? तो आपको पता ही है, भगत सिंह जी का। सॉरी बेटा, थोड़ा समय की वजह से। समरी की मैं बात करूं बेटा, देखो समरी में यही कहूंगा, एक तो भगत सिंह जो पहला लेक्चर है ना, भगत सिंह जी का पहला लेक्चर जिसमें मैंने जीवन परिचय, ये अच्छे से पढ़ना, अच्छे से, ठीक है? उसके बाद हमने जो चैप्टर पढ़ा है, तो आपको ये ध्यान रखना, इसको 2 भागों में जो है ना, 2 भाग, इन 2 भागों का सारांश, बस ये भी अच्छे से याद हो गया ना? तो बेटा, और जितने सवाल क्वेश्चन आंसर मैंने बताए ना आपको, वो सब बस 2-3 बार आपको रीड कर लो, बस 2-3 बार क्या कर लो, रीड कर लो, बस उसके हिसाब से फिर अपने शब्दों में लिख देना आंसर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस यही करते हैं सब, और आपको यही करना है अपने शब्दों में। बस थोड़ी मेहनत कर दो, यदि मेरा लैंग्वेज में आपने लिख दिया आंसर तो फिर मजा आए। होमवर्क, बस 2 बार चैप्टर रीड करना, 2 बार, कम से कम 2 बार रीड करना जीवन परिचय और चैप्टर को, और क्वेश्चन आंसर को 2 बार करना, और बिना देखे क्वेश्चन आंसर जितने भी है उनको बिना देखे लिखना 2 बार, बिना देखे,
ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। कैसा लगा आज का चैप्टर बताना मुझे एक बार। एक क्लास जल्दी होगा, ठीक है सर। हिंदी में अभी ध्यान दे दिया हूँ, जो सब्जेक्ट है उस पर। थैंक यू सो मच बेटा। चलो बेटा, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अब जिसका कोई डाउट रह गया नेक्स्ट क्लास में देखना है, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास है अभी 5 मिनट